एसोसिएशन, रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, दोनों संगठनों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर ये संगोष्ठी पटना विश्वविद्यालय के मशहूर पटना कॉलेज के इस हॉल में आयोजित की और मुझे अच्छा लगा। खासकर छात्र युवा आए हैं और ये ऐसा विषय है जिस पर एक डायलॉग होना चाहिए। आपको आवाज़ मेरी ठीक से सुनाई दे रही है? ओके। और मैं आपके सामने इस विषय पर एक संक्षिप्त कुछ अपनी टिप्पणी, अपना विचार प्रकट करूंगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर डायलॉग तब होगा जब आप हमसे सवाल पूछेंगे, आपके दिमाग में क्या सवाल है। और वो सवाल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पक्ष में विपक्ष में, ऐसा नहीं है। तो उसमें अच्छी बहस होगी और इससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जैसा आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप सबको मालूम होगा कि अपने देश में जो जनगणना का दौर है वो बहुत पहले से चलता रहा है। ये अंग्रेजों के समय शुरू हुई और 1931 तक जनगणना जो है जातिवार होती रही, बल्कि उसके बाद भी हुई, जो 10 साल के बाद जो होती है। लेकिन वर्ल्ड वार के कारण उसका जो डेटा है वो पब्लिश नहीं कराया जा सका। तो जो आखिरी जनगणना, जो जातिवार जनगणना है भारत के पास, जिसका डेटा उपलब्ध है, वो 1931 तक ही है। अब आप देखिए कितनी अजीब विडंबना है कि 1931 तक जो जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि उसी का डेटा पब्लिक हुआ, उसके बाद जो हुई थी जनगणना वो वर्ल्ड वार के कारण स्थगित हो गई। तो उसी 1931 की जनगणना के आधार पर जो जाति के आंकड़े हैं, इस देश का प्रशासन, शासन, कोर्ट कचहरी, मीडिया, सोशल साइंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, सारे उसी के आधार पर अपने अनुमान लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अखबारों में अक्सर छपा करता है जब चुनाव आते हैं कि नालंदा संसदीय क्षेत्र में इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने भूमिहार, इतने राजपूत, इतने ब्राह्मण हैं, इतने दलित हैं। ये कहां से छपता है? SC ST का तो मैं समझ सकता हूं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का भी समझ सकता हूं, क्योंकि उनके डेटा उपलब्ध होते हैं हमारी जनगणना में, उन काउंट किया जाता है। लेकिन जो दूसरी बिरादरियों का जो डेटा मीडिया प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है, उसका सोर्स क्या है? सिर्फ अनुमान, जिसको जो चाहा वो लिख दिया, क्योंकि एक परफॉर्मा बना हुआ है, एक ब्लूप्रिंट पहले से दिमाग में है कि 1931 में इतना रहा, तो लोग चलाए जा रहे हैं सदियों से, कई दशकों से, तो वो चला आ रहा है। इसी आधार पर जितने आयोग बने अपने देश में, उसमें भी उसी तरह की आंकड़ेबाजी का अनुमान चलता रहा, कोई ठोस आंकड़ा नहीं। राष्ट्रीय स्तर की बात मैं कर रहा हूं। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है कि आप देश के लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं, आपने एक बेहतरीन संविधान एडॉप्ट किया है और उस संविधान में क्या कहा गया है, उस संविधान में जो जो बातें कही गई हैं, क्या आप समझते हैं कि वो आंकड़ों के बगैर, असेसमेंट और आकलन के बगैर क्या उनको अचीव किया जा सकता है? आपने संविधान में क्या कहा है? संविधान की उद्देशिका कहती है, प्रियम्बुल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा प्रियम्बुल कहता है। अब इसमें जितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, अवसर की समता, ये जितनी चीजें हैं वो दरअसल एक मुकम्मल आंकड़े, डेटा, आंकड़े, ठोस तथ्यों
इनके बगैर संभव ही नहीं है। ये बहुत बुनियादी बात है। लेकिन जब हम देश आज़ाद हुआ तो जनगणना में जो कास्ट का पहलू है वो गायब कर दिया गया। सरकार ने तय किया कि कास्ट की गिनती नहीं की जाएगी क्योंकि हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो कास्टलेस सोसाइटी कैसे बनेगी? आप कहते हैं क्लासलेस बनाएंगे, कास्टलेस बनाएंगे, तो कास्ट और क्लास के बगैर सोसाइटी, इनके आंकड़ों को जाने बगैर, उनको इंपावर किए बगैर, उनके बीच जो असमानता है दूसरे वर्गों से, उसको खत्म किए बगैर आप कैसे बना सकते हैं? आप कैसे वैसा समाज बना सकते हैं? ये सोचा नहीं गया। अब आप सोचिए कि पिछड़ों के लिए एक आयोग बना, उस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। वो क्यों बना, उसकी भी बड़ी कहानी है। कहानी ये है, मैं शुरू का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि क्यों हम बीजेपी की जो मौजूदा सरकार, हम सिर्फ उसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं जो अभी आगे अपने भाषण में मैं करूंगा। मैं कांग्रेस रिजीम के दौरान जो गलतियां हैं उनको भी बैकग्राउंड के तौर पे आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वो क्यों ऐसा हुआ कि काका कालेलकर आयोग बना, जिसने आरक्षण के पूरे प्रयासों पर, एफर्मेटिव एक्शन पर पूरा रायता फैला दिया, वो अलग कहानी है। लेकिन हुआ ये था कि जब हमारी संविधान सभा बैठी थी तो उस वक्त आप जानते हैं कि उसके पहले, बहुत अरसा पहले, पुणे पैक्ट का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पूना पैक्ट, जो महात्मा गांधी की जो येरवड़ा जेल में अनशन थी, उसके कारण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी अलग निर्वाचक मंडल की डिमांड को छोड़ना पड़ा था। एक तरह से गांधी जी की जान बचाने के लिए अंबेडकर को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम उठेंगे नहीं जब तक कि आप ये न करो। तो अंत में ये तय हुआ कि SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो पिछड़ापन है उसके आधार पर उनको नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा और उनको मिलेगा राजनीतिक आरक्षण भी। तो राजनीतिक आरक्षण का एक समय तय किया गया था, 10 वर्ष। लेकिन नौकरियों में आरक्षण को लेकर कोई समय नहीं तय किया गया, और यह तय किया गया था कि यह समय समय पर हर 10 साल के बाद रिव्यू होता रहेगा, ये जो राजनीतिक आरक्षण है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया के संपादक अक्सर कहते पाए जाते हैं, टेलीविजन पर और अखबारों में लिखते भी पाए जाते हैं कि भारत में नौकरियों का जो आरक्षण है वो तो केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था। अब इतनी मूर्खतापूर्ण बात इस देश का मीडिया, खासकर इसके बड़े संपादक, बड़े लेखक, बड़े बुद्धिजीवी भी करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नौकरियों का आरक्षण के लिए कोई तिथि, कोई समय, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तो ये जब हुआ था तो SC ST के लिए केवल हुआ, लेकिन उसमें संविधान में आर्टिकल 340 भी जोड़ी गई और उसमें BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, दूसरे और कई लोगों का था। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल को, जो उसके वजूद में लाने में सबसे अहम भूमिका अदा की, उसमें जो SC ST के अलावा जो समाज के अन्य पिछड़े वर्ग थे उनको एफर्मेटिव एक्शन के दायरे में लाने के लिए किया, ताकि उनको आरक्षण मिल सके। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी समाज में, लेकिन हिस्सेदारी उनकी बिल्कुल नहीं थी, शासन, प्रशासन, राजनीति या कहीं भी। तो जब ये काम नहीं हुआ और कानून मंत्री रहते हुए लगातार डॉक्टर BR अम्बेडकर ये बात कहते रहे, फिर भी नहीं हुआ, तब उन्होंने कई अन्य मुद्दों के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नेहरू सरकार के कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। और उनका त्यागपत्र 10-12 पेज का है, बहुत लंबा है, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा, आप आर्काइव्स में देखिए या गूगल में भी आजकल तो मिल जाती हैं सारी चीजें। तो उसमें BR अम्बेडकर ने 3 बड़े मुद्दे उठाए थे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि केवल हिंदू कोड बिल के नाम पर BR अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था, ऐसा नहीं है। हिंदू कोड बिल वन ऑफ देम, तीनों में एक बहुत महत्वपूर्ण वो भी था। दूसरा जो मुद्दा था, वैदेशिक नीति जो सरकार की थी, उस पर उनको डिसएग्रीमेंट था, और यहां तक कि इंडो पाकिस्तान रिलेशंस और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी उनकी असहमतियां थी, इस पर उन्होंने दिया।
तीसरा जो मुद्दा था जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, और मैंने देखा कि बहुत सारे जो अंबेडकरवादी चिंतक हैं वो भी इसको भुला देते हैं, कि उन्होंने कहा कि आपने वादा किया है संविधान में कि आप अन्य पिछड़े वर्गों को, उस समय जो शब्द यूज किया जाता था पिछड़े वर्ग या डिप्राइव्ड सेक्शन जो अन्य हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम SC ST, उनके लिए आप आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। आज तक आपने नहीं किया। तो ये प्रेशर था जिसकी वजह से काका कालेलकर आयोग गठित किया फिर नेहरू जी की सरकार ने। ये जो अंबेडकर साहब का इस्तीफा था, उस इस्तीफे के कारण बहुत कुछ हुआ, क्योंकि वो अलग हो गए। तो काका कालेलकर आयोग की जो गठन है नेहरू सरकार ने, मुझे जो मालूम है कि वो एक राजनीतिक दबाव में किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी समाज में उठ रही थी। ओबीसी के लोग बहुत प्रबुद्ध नहीं थे। ओबीसी के लोगों के पास अंबेडकर जैसा कोई बड़ा नेता नहीं था। सच्चाई ये है, एक SC समाज से आने वाले अंबेडकर ने अपने पूरे के पूरे मुहिम में सभी वर्गों को लिया, SC ST को भी लिया और ओबीसी को भी लिया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण समाज को लिया। लेकिन ओबीसी कम्युनिटी अपने आप कोई ऐसी कम्युनिटी उस समय तक इवॉल्व नहीं हो पाई थी, और आज भी नहीं है। सच्चाई है, वो जातियों में अभी भी उलझी हुई है कि वो इस मुद्दे को उठाते, लेकिन अंबेडकर ने उठाया और तब जाकर काका कालेलकर आयोग बना। ये इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेकिन इतना खराब वो आयोग बना, और उसमें पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल अजीब अजीब तरह के लोग इसमें थे। इक्का दुक्का हो तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर सभी लोग एक ही तरह के थे। बहुत ही खराब रिपोर्ट थी। उसके आधार पर एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता था ओबीसी को, और वो इररिलेवेंट हो गया। तब जाकर वर्षों बाद बीपी मंडल आयोग बना, और बीपी मंडल आयोग जब बना, आपको याद होगा, ये मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको गठित किया, और उसमें बहुत सारे आपके राज्य के, अन्य राज्यों के भी बहुत सारे पिछड़े वर्ग के नेता सक्रिय थे। बीपी मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है, अगर आप उसको देखिए तो उसका शुरुआती जो हिस्सा है उसमें एक ज्ञापन है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को, जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। और वो सबमिशन जो उन्होंने किया, तो उसमें जातिवार जनगणना की जरूरत पर बल दिया, और उन्होंने ये कहा, और ये एक सरकारी कमीशन था, भारत सरकार का कमीशन था, बीपी मंडल आयोग ने कहा कि जातिवार जनगणना न कराने से हमारे पास डेटा नहीं रहा है, हमें बहुत मुश्किलें आई इस रिपोर्ट को बनाने में। बाद के दिनों में उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, बहुत कम लोगों ने अखबार के इंटरव्यू लिए, लेकिन फिर भी कुछ एक लोगों ने लिए, और अंग्रेजी में कुछ एक मैंने देखे हैं आर्काइव्स में, और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी। उसमें बीपी मंडल ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि अगर मैं यूनिवर्सिटीज और बड़े संस्थानों के विद्वानों को जोड़ नहीं पाता इस रिपोर्ट को लिखने के लिए, तो मैं ये रिपोर्ट लिख ही नहीं सकता था। सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पर यह रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की जा सकती थी। यूनिवर्सिटीज और संस्थानों के रिसर्च करने वाले लोगों, रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उनके कारण वो रिपोर्ट लिखी जा सकी, क्योंकि डेटा ही नहीं था जातियों का। तो हम क्या करते? अब आप सोचिए, जिस रिपोर्ट ने भारत में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक क्रांति कर दी, बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को लिखने में डेटा की कमी का कितना बड़ा अभाव था, कुछ था ही नहीं। तो 1931 की जनगणना के आधार पर उन्होंने असेसमेंट किया कि 52% के आसपास ओबीसी होंगे, और वो भी जो तत्कालीन विद्वान, इंटेलेक्चुअल जिनके संपर्क में बीपी मंडल साहब थे, उनके फीडबैक को मिलाकर उन्होंने ये असेसमेंट किया कि 52% करीब करीब होने चाहिए। लेकिन 52% रिजर्वेशन वो क्यों नहीं दे पाए? वो चाहते थे कि 52% रिजर्वेशन हो।